पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे इसकी बैंड बजती ही रहती है। और साथ ही जितनी भी कोशिश कर ले इसकी इमेज अच्छी बन ही नहीं पाती। अब ये इसकी खराब किस्मत है या फिर इसके अनेक और अनोखे काम का नतीजा। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन हाल ही में जो क्राइसिस पाकिस्तान झेल रहा है उसको प्रूव करता है कि पाकिस्तान वाकई में अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए जूझ रहा है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत हुई क्यों पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज्यादा गिर गई, क्यों पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, क्यों पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट उससे ज्यादा इंपोर्ट करने में मजबूर करता है, क्यों खत्म हो रही है सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन करेंसी रिजर्व बचे हैं कि वो अपने लोन रीपे कर पाए। क्या आखिरकार IMF का लोन पाकिस्तान को कितने दिनों तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या खत्म कर देगी पाकिस्तान का फ्यूचर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं सरमई टाइम्स के जियोपॉलिटिकल शो ग्लोबल सेंस विद सिद्धांत में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों झेल रहा है। अभी आपने न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि IMF ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया है और इसके साथ ही सऊदी अरब ने भी $2 अरब का लोन पाकिस्तान को दे दिया है। इससे पाकिस्तान फिलहाल बहुत खुश है, पर अभी भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और चलता रहेगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है। पिछले कुछ सालों में, यानी अगर हम 2019 की बात करें, तब एक डॉलर का रेट 140 पाकिस्तानी रुपए था। 2022 में ये रेट 200 रुपए तक बढ़ गया और 2023 जून में ये रेट सभी पॉसिबिलिटीज को तोड़ते हुए 286 के ऊपर पहुंच गया था। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को कुछ भी इंपोर्ट्स करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब इससे होता ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं। और अभी की कंडीशन देखते हुए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, स्पेशली फूड आइटम्स पर, जहां 2023 जून में इन्फ्लेशन का रेट 39% टच कर गया था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। इससे आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ती जितनी की प्राइसेस बढ़ती हैं। ट्रेड डेफिसिट भी अपने अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। इसका मतलब है कि कंट्री की इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स कुछ हद से ज्यादा हो रहे हैं। बट उनके एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर है कि ग्लोबली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का डिमांड लगभग खत्म ही हो गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स ने फॉरेन बायर्स को भगा दिया है और इंपोर्ट्स ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को बेसिक सप्लाईज जैसे कि मेडिसिन, फूड आइटम्स, गैस और ऑयल की काफी कमी पड़ रही है। इसलिए डोमेस्टिक नीड्स के लिए सब करना पड़ रहा है। वही इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि पहले से ही कम थी, अब और भी कम हो रही है। इसका मतलब है कि कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे इन्वेस्टर्स को यहाँ पैसा लगाना रिस्क का काम लगता है। वहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी इन्वेस्टर्स को परेशान करती है क्योंकि टेररिज्म और वायलेंस से उनका बिजनेस सफर हो सकता है। बट चलो, अभी ठीक है कि IMF ने लोन दे दिया, सऊदी ने भी पैसे दे दिए, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं कि वो लोन रीपे कर पाए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब है कि एक कंट्री के पास कितना फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, जो कि जनरली डॉलर्स में होते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत लो हैं क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ही देशों से उधार ले लिया है, जिससे कि उसको रीपे करना पड़ता है। पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया जैसी दूसरी कंट्रीज से बहुत सारे लोन्स लिए हैं, वो भी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर। और अब इसको ये लोन्स रीपे करना पड़ता है हाई इंटरेस्ट के साथ, जो कि इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम करता है। जून 9, 2023 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 का एनुअल बजट प्रेजेंट किया, जो कि 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का है।
इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें आधा बजट सिर्फ लोन चुकाने के लिए रखा गया है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस कई सारे फैक्टर्स से हुआ है, जैसे कि ग्लोबल डिमांड में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का सीधा कम हो जाना, कमोडिटी प्राइसेस का हद से ज्यादा बढ़ जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और अनसस्टेनेबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। और पाकिस्तान ने इसी डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से लोन की भीख मांगी है, जो कि मिल भी गई है। पर अब IMF की शर्तें परेशान कर रही हैं, क्योंकि IMF ने लोन देने से पहले कुछ शर्तें रखते हुए कहा था कि हम तुम्हें पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहले की पाकिस्तान सरकार को हर तरह की सब्सिडी खत्म करनी होगी। दूसरा, पेट्रोल, डीजल, बिजली 30% तक महंगी करनी होगी। और तीसरा, टैक्स कलेक्शन को भी 10% तक बढ़ाना होगा। और अब जिसे पूरा करना शहबाज सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। दरअसल पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं, और अगर गवर्नमेंट इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेती है तो उसका दोबारा सेंटर में आना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंडीशंस पब्लिक पर भारी पड़ने वाली है, जिससे कि पब्लिक आने वाले इलेक्शंस में गवर्नमेंट से नाराज हो सकती है। लेकिन ये सब तो अपनी अलग ही जगह है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मतलब ये कि अभी फॉर्मर पीएम इमरान खान को पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस वोट करके हटा दिया गया था, और उनके ऊपर फॉरेन और जुडिशियल इंटरफेरेंस के एलिगेशंस भी लगा दिए गए थे, जिससे जाहिर सी बात है कि इमरान खान तो भड़के ही, पर साथ में उनके समर्थक भी भड़क गए और पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद, आग लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल का भी घर जला दिया गया। अब ऐसे में नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएं या फिर अपनी गद्दी को इमरान खान से बचाएं। फिलहाल पाकिस्तान की हालत को कुछ ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की करंट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ अपने नेबरहुड में सबसे कम है। हाँ, सिर्फ वॉर टॉर्न अफगानिस्तान की इकोनॉमी सबसे वीकर है, और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट्स भी रीजन में सबसे ज्यादा हाई हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर कंट्री के अचीवमेंट्स को मेजर करता है, उसमें तो पाकिस्तान दुनिया के 25 कंट्रीज में से एक ऐसा है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे लो है। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए और इन लोन से खुद को ठीक कर ले, तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, करप्शन और डिफेंस पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देता है। पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज अब कंसिस्टेंट और इफेक्टिव नहीं रही हैं, जो कि अब इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती हैं। वहीं पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इनएफिशिएंट और अनफेयर है, जो कि सिंपली टैक्स इवेजन को इनकरेज करता है। पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस मेकिंग और इनएफिशिएंट है, जिससे कि गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ता है। और अब जब इतना सब ही है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन भी होगा। तो इसके लिए पाकिस्तान की करप्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि वहाँ की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम कर देती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ अपने डिफेंस और आर्म फोर्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, जिससे होता कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान सोशल सेक्टर पर ध्यान नहीं दे पाता। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान का इस साल का बजट 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है। इसमें से आधा बजट यानी कि 7.3 ट्रिलियन सिर्फ लोन चुकाने में ही चला गया, और बचा 7.2 ट्रिलियन, जिसमें से 1.8 ट्रिलियन मिलिट्री को दे दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान के जितने भी बजट्स आए हैं, उनमें पाकिस्तानी मिलिट्री को ही सबसे ज्यादा पैसे दिए गए। और ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि इसी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। ये समझना बिल्कुल परे है कि क्यों मिलिट्री को इतना बजट दिया जा रहा है, जब देश में खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिन्हें आप इन ग्राफ से थ्रू समझ सकते हैं। पहला ग्राफ जो आपको दिखा रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का पैसा कहां से बनता है। तो सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज से बनता है। उसके बाद एक्सटर्नल रिसिप्ट्स, जो कि विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी भेजते हैं। 3.1 ट्रिलियन पाकिस्तान के बैंक्स लोन देकर कमाते हैं, और 1.9 ट्रिलियन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमाते हैं। पर ये तो बात हुई कमाई की, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो 7.3 ट्रिलियन पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगा देता है, फिर 1.8 ट्रिलियन डिफेंस सेक्टर में लगाता है, और बाकी बचे 5 ट्रिलियन रुपयों से देश चला रहा है। यहाँ पर वो हिंदी का मुहावरा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और बिल्कुल सही बैठता है। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपना देश चलाने के लिए पैसे बचते ही नहीं है,
और जब आम नागरिक किसी देश की प्रायोरिटी ना हो तो आप कितने भी IMF के लोन ले लें, वो लोग ही भूखे सोएंगे, वो लोग ही बढ़ती महंगाई की मार झेलेंगे। आतंकवादी हमलों में उनकी ही मौत होगी। मिलिट्री वाले भले ही अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं, पाकिस्तान के बच्चे उन्हीं खंडर स्कूलों में पढ़ेंगे जिनमें वो पढ़ते आए हैं। ऐसे में सिर्फ तारीखें बदलेंगी, पाकिस्तान की किस्मत नहीं। पाकिस्तान का यूथ बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार विदेशों को लोन पेमेंट करने के लिए इनकी जेब काटती ही रहेगी। अब ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बाकी चीजें हम आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। यही हमारी आशा है पाकिस्तान के लिए, और ये देखना होगा कि पाकिस्तान अपने इतने बड़े जख्म से कभी हील कर पाएगा या नहीं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान को कितना टाइम लग सकता है सिचुएशन से उभरने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा जियोपॉलिटिकल शो ग्लोबल सेंस विद सिद्धांत, एंड कीप वॉचिंग सुरमई टाइम्स।